विशाल छापरा अकेडमी वंस अगेन वेलकम टू ऑल। हमारा सीटेट का कोर्स अब खत्म हो चुका है, साइंस पोर्शन का पेपर 2 का। आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर पेपर 2 साइंस। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सीरीज। हम लोग 2011 से लेकर 2019 तक साइंस के पोर्शन के पूरे क्वेश्चन पेपर्स में से छाँट कर वो करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे और क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे। उसके बाद वंस वी आर कंप्लीटेड विद दैट देन विल स्टार्ट फॉर यूपी टेट, एच टेट की जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं पुराने उनको करेंगे। तो लेकिन अभी हम सी टेट 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो दिसंबर में पेपर हुआ था उससे। आई थिंक ये जुलाई का पेपर है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कंटेंट का। जुलाई 2019 का ये क्वेश्चन है। मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर्स अवे टू डिलीवर अ पैकेट। इसका मतलब ये है डिस्टेंस जो है मायरा का उसके फ्रेंड के हाउस में जाने के लिए वो कितना है, 5 किलोमीटर्स। ठीक है, उसको एक डिलीवर करना है पैकेट को। शी गोज़ एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। और जो मतलब स्पीड 1 जो है जाने के टाइम पे इतनी है और आने के टाइम पे कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर वो वापस आई है तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस 1 था 5, तो डिस्टेंस 2 भी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, यही होती है। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 + 5 हो गया। अब टाइम जो है वो क्या है, टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 5 है, अपॉन स्पीड कितनी है, 12। यहाँ पे डिस्टेंस दूसरा कौन सा है, 5, और यहाँ पे स्पीड 2 कितनी है, 8। तो अब हमारे पास ये जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास ये आ गई। ओके, अब ये है 5 और 5 10 हो गए, अपॉन 12 और 8 का हमने एलसीएम ले लेना है। 2 6 12, 2 4 8, एलसीएम निकालना आई होप आपको सबको आता है। नहीं आता तो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8, 3 24। तो यहाँ पे आ गया हमारा 24। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 5 10 हो गया। यहाँ आ जाएगा 3 5 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/25 × 24। ओके, अब यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 48 / 5 दैट इज़ इक्वल टू 9.6। ओके, तो अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। 10 किलो का 4 है आज का साइंस कंटेंट का 2019 जुलाई पेपर का। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास अगर टाइम है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो गति की दूरी वाला जो ग्राफ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के साथ। दूसरा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तीसरा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, या द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और पहली बात, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो हमारी फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है ये तो पहले ही कैंसिल हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि एक्स एक्सिस पर टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर टाइम है तो ऑब्वियसली तो उसके पैरेलल जो बनेगा दैट विल बी अ राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस के तो पैरेलल नहीं बनेगा। when a object is moving with equal distance in equal interval of time that will be parallel to x axis। तो हमारा ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट का पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बिट्यूमन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स या कोक। एक्चुअली जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पेट्रोलियम जो है वो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो होती है वो रिफाइनिंग होती है, और फिर रिफाइनिंग जब इनकी होती है, इनको इंडस्ट्रीज़ में जब भेजा जाता है तो उससे हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बिट्यूमन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। उस पर कोक नहीं आता है बिकॉज इट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल, ठीक है। तो कोक जो है हमारा, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, अ वुडन स्पून एंड अ मेटालिक स्पून इन अ क्लोज रूम ओवरनाइट। अमन जो है वो उसने एक प्लास्टिक की बॉटल, एक वुडन स्पून और एक मेटालिक स्पून, मतलब एक लकड़ी का चम्मच, एक प्लास्टिक का चम्मच और एक मेटल का, धातु का चम्मच जो है उसने क्या करा है, रात भर रखा है एक रूम में जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर्स ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स एज T1, T2 एंड T3। अगली सुबह उससे जो है इन तीनों के टेम्परेचर्स जो है वो नोट करे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन देम। अब ये हमें बताना है कि T1 मतलब प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, और T2 जो है वो किसका है, वुडन स्पून का, और जो T3 है वो किसका है, मेटालिक स्पून का, ठीक। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कोई उसमें वेरिएशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि T3 का ज़्यादा होगा T2 से या T1 का T2 से बराबर होगा। इसमें तीनों ही ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड देयर इज़ नो वेरिएशन एट ऑल। सो अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में भी देखो आपको लिखा हुआ है T3 इज़, मतलब जो उनके हिसाब से धातु जो है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है, फिर वुडन का है, फिर प्लास्टिक का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर and no variation, then all the objects will show the same temperature. So option number 3, T1 is equal to T2 is equal to T3 is the right option, okay. Next है, which of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कौन से ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, इसमें सिम्बायोसिस प्रक्रिया होती है। वायरस जो होता है वो विषाणु होता है, आजकल तो वायरस को सारे ही जानते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर है एल्गी और फिर है फंजाई। फंजाई आपने ब्रेड पर भी देखी होगी, जो मोल्स होते हैं या मशरूम्स होते हैं, ठीक है, ये भी जो हैं इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता। एक एल्गी है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खाना बनाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है एल्गी, बिकॉज इट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करती है, इसके अंदर क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प द पोलर बेयर्स अडेप्ट इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। ये सारे टॉपिक्स मेरी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन माई वीडियो इन विशाल छाबड़ा अकेडमी चैनल, यू कैन वॉच फ्रॉम देम। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, ओके। इन्होंने पूछा है कि ध्रुवीय भालू जो होता है, जो मतलब पोलर बेयर्स होते हैं, वो अडेप्टेशन करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं कैसे, क्या उनके फर्स्ट है वाइट फर, फ्लैट फीट और लेयर्स ऑफ फर, मतलब उनके ऊपर जो होती है सफ़ेद बाल होते हैं, उनके चपटे पैर होते हैं और फर होता है, मतलब रेशे होते हैं, बालों की परतें होती हैं, ओके। दूसरा है कि उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्लैट फीट होते हैं और फर की लेयर्स होती हैं। तीसरा है वाइट फर भी होते हैं, फ्लैट फीट भी होते हैं और फैट अंडर स्किन होता है, मतलब जो स्किन के नीचे उनके वसा की एक परत होती है जिसकी वजह से उनको, ताकि वो आराम से सर्दी के मौसम में रह सकें। चौथा है वाइट फर होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, क्या उनके ऐसे क्लॉज होते हैं जो कि जैसे ईगल होती है, जैसे उनके जो पंजे होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे वो मांस को अच्छी तरह से चीर सकें, क्या वो ऐसा होता है। और फैट अंडर स्किन। अगर हम चारों ऑप्शंस देखें तो क्लॉज वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, उसको काट दो। दूसरा वाइट फर भी लिखा हुआ है, लेयर्स ऑफ फर भी लिखा हुआ है, ये दो जगह एक ही चीज़ लिखने की कोई वो नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्मेल होने से कोल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हमारा जो ये ऑप्शन है बेस्ट वही है कि उसके यहाँ पे वाइट फर होता है, फ्लैट फीट होते हैं जिससे कि वो बर्फ़ में आराम से चल सके, और उसकी स्किन के नीचे फैट होता है जिससे कि वो अच्छी खासी सर्दी को झेल सके और वहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों में रह सके। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क के अंदर, दूध के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? पहली ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन सी है और आयरन है। सेकेंड ऑप्शन में प्रोटीन्स हैं, आयरन है और विटामिन डी है। थर्ड ऑप्शन में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी है। और फोर्थ ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए है। पहली बात तो आप बेटा ये ध्यान रखिए कि दूध के अंदर विटामिन सी तो हो ही नहीं सकता और ना आयरन हो सकता है। आयरन जो है आपको मालूम है पालक में जैसे होता है, विटामिन सी जो होता है वो नींबू या आंवला में होता है, तो वो दूध में तो हो ही नहीं सकता। तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी में आयरन है तो ये भी गलत है। तीसरी में कोई भी नहीं है, ना आयरन है और ना विटामिन सी है, और चौथे में विटामिन सी है। तो हम लोगों ने वो वाली ऑप्शन काट दी जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाइड ऑन द वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो होता है वो आपको पता है चोट के लिए होता है, वुंड्स पे, घाव पे लगने के लिए होता है, जो बैंगनी रंग की दवा होती है उसको कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है? पहली बात तो उन्होंने है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब धातु नहीं है, अधातु है, राइट। तो अच्छा, इसमें फिर दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि पर्पल कलर का भी होना चाहिए। तो ब्रोमीन जो है वो बिल्कुल ना पर्पल कलर का होता है और ना ही उसको वुंड्स पे लगाया जाता है। सल्फ़र जो होती है वो अधातु तो होती है, नॉन मेटल होती है, लेकिन इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द वुंड्स एंड इट इज़ नॉट ऑफ द पर्पल कलर। क्लोरीन जो होती है वो अधातु तो होती है, नॉन मेटल होती है, लेकिन ना पर्पल कलर की होती है, और उसको पानी में माइक्रोब्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, आयोडीन जो है वो टिंचर आयोडीन का आपने नाम सुना होगा। वो पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की एक ऐसी दवा होती है जो चोट में जनरली जब हम लोग छोटे थे तब यूज़ की जाती थी, अब तो खैर कम यूज़ की जाती है। ठीक है, सो इनमें से द ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, टिंचर आयोडीन, पर्पल कलर्ड, नॉन मेटल, राइट। Now the next question is, which of the following statements regarding air is incorrect? Please mind that कि it is incorrect। बहुत जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करेक्ट करके गलत कर देते हैं, तो इसके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अकॉर्डिंगली ही आंसर दीजिए। इसमें हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। बिल्कुल जी, हवा जो है वो वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हवा ही नहीं होती तो इवेपोरेशन कैसे होगी, कंडेंसेशन कैसे होगी। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण कैसे होगा, और कंडेंसेशन मतलब संघनन कैसे होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारे हिसाब से ठीक है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो है वो हवा जो है वो जगह घेरती है। ठीक है, एयर हैज़ वेट, हवा का भार है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर हवा प्रेजेंट ना होती सॉइल में तो मिट्टी में रहने वाले जितने जो बैक्टीरियाज हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते। सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल, कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत है। ओके, नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम स्तंभ ए और स्तंभ बी में वो करना है, मिलान करना है पाचन तंत्र के अंगों का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहला है लिवर। लिवर का क्या काम होता है? लिवर आपको मालूम है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की लिवर। ठीक है, तो हम लोग ए से पहले फोर्थ कर देंगे। स्टमक जो है वो वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, नो। वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, नो। स्टमक जो है वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस। आपको पता है जब अम्लता बढ़ जाती है, HCl हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, पेट में बढ़ जाता है, तो हम लोगों को एसिडिटी फील होती है, हम इनो वगैरह पीते हैं। तो जो स्टमक जो है वो ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो है जिसे कि पित्ताशय कहते हैं, पित्त की थैली भी कहा जाता है, यहाँ पे बाइल जूस स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर वेयर द बाइल जूस इज स्टोर्ड, और पैंक्रियाज जिसको कि अग्नाशय कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। पैंक्रियाज का आपको मालूम है इंसुलिन भी सिक्रीट करता है जिससे कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए के साथ 4 है, ए के साथ 4 है, बी के साथ 3 है,
बी के साथ 3 है, ये स्टमक, मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 2 है, सी के साथ 2 है, और डी के साथ 1 है, डी के साथ 1 है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, लेकिन जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं वो बिल्कुल ठीक बताई है, तो उसी अकॉर्डिंगली आप मार्क करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज़ ट्रू। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य है लिखा है, सत्य नहीं है नहीं लिखा। साइज ऑफ द सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। क्या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे सेल्स का साइज सेम होता है। दूसरा, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। या ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप। क्या सभी की शेप एक जैसी होती है। ये सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। कि किसी ऊतक की कोशिकाएं सेम होती हैं। तो ऑब्वियसली एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बाकी सभी सेल्स की शेप्स भी अलग होगी और साइज भी अलग होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताई गई है। यीस्ट जो होता है हमें मालूम है ये बडिंग करता है। यीस्ट जो होता है वो बडिंग करता है, उसके छोटे छोटे बड्स निकलते हैं जो कि एक नए यीस्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है। पोटैटो जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन जिसे कहा जाता है, जिसमें कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जो हैं वो नए प्लांट को वो प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे कि बीजों के द्वारा उसका निर्माण नहीं होता, नॉर्मली जैसे होता है प्लांट्स में वैसे नहीं होता, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि रोज़ प्लांट भी होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, पोटैटो में ऐसे होता है। अब एल्गी जो है, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है, हमें पता है। जैसे कि एल्गी, जैसे सपोज़ स्पाइरो वगैरह है, उसमें छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टूटते हैं और वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं या खंडन कहा जाता है। और जो फंजाई होती है जिसको कवक कहते हैं, वो बीजाणु बनाती है या स्पोर बनाती है, जिससे कि नए फंगस बनती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से ए का जो है ये 4 है, ठीक है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का जो है वो 2 है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ एब्सोल्युटली राइट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमें मालूम है कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है, कल भी मैंने जो क्लास ली थी, लास्ट क्लास जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की ली थी, जो सीटेट के कंटेंट की थी, उसमें मैंने सारा डिस्कस करा था कि ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, ठीक है, और इससे हार्मफुल रेडिएशंस हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसकी डिप्लीशन को, मतलब उसकी जो ख़राब हो रही है, उसके अंदर जो छेद हो रहे हैं, ओजोन लेयर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी वजह से है। एसिड रेन की वजह से? आई डोंट थिंक सो। अम्लीय वर्षा से ओजोन लेयर का कोई लेना देना नहीं है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज हैं, तो उनका भी मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोई मतलब नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट करती हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो एक्चुअली जो एयर कंडीशनर्स में होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं या एरोसोल्स में होते हैं, जो हम लोग स्प्रेज यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा डिप्लीट होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज़ द बेस्ट ऑप्शन। So 4th is the best option. Now the last question of today, science content 2019 July paper is which of the following set represents communicable diseases. पहली बात, communicable diseases वो होती हैं जो contaminated food, water, vector से फैलती हैं, ठीक है। मतलब गंदे खाने से, गंदे पानी से जो फैलती हैं, या फिर वेक्टर मतलब जैसे कोई बीच में वाहक होता है जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है। जैसे कि हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। टाइफाइड जो है वो बिल्कुल पानी के, आपको पता है, गंदगी की वजह से फैलता है। स्वाइन फ्लू जो कंटामिनेटेड फूड की वजह से फैलता है। मलेरिया जो है वो आपको पता है प्लाज्मोडियम और एनोफिलीस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। और पोलियो जो है वो कंटामिनेटेड फूड की वजह से फैलता है। तो इसमें तो मुझे सारे ऑप्शन सही लग रही हैं, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इज़ डायबिटीज़,
डायबिटीज़ तो बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी आप जिस बंदे को है उसी को ही होती है, आगे फैलती भी नहीं है उससे, ठीक है। और तो ये एक ऑप्शन गलत है। एनीमिया जो खून की कमी होती है वो भी कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। स्कर्वी जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो भी इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। फिर है लास्ट ऑप्शन में भी एनीमिया है, वो भी गलत नहीं है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, जिसमें कि टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो होता है, ठीक है। आज हमने 2019 जुलाई का पेपर साइंस कंटेंट का करा है। साइंस पेडागोजी मैंने नहीं कराई, क्योंकि पेडागोजी में और कंटेंट में देयर इज़ अ रिमार्केबल डिफरेंस। तो हम लोगों ने 2019 से पीछे से शुरू करा है। अब हम 2019 का दिसंबर का पेपर शायद हुआ था, उसको कल से डिस्कस करेंगे। टिल 2011 तक के जो जहाँ से सीटेट स्टार्ट हुआ था, वी विल कवर ऑल दी साइंस कंटेंट फॉर पेपर 2, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the further notifications, or stay home, stay safe. Thank you, take care, bye bye.